अगर कोई आपसे पूछे कि रेप क्या होता है तो आप लगभग चकरा जाएंगे। आप कहेंगे कि आजकल तो रेप के विषय में पूरा शास्त्र क्रिमिनल लॉ की किताबों में छपा हुआ है। सेक्शन 375 है, सेक्शन 376 है, उसके भी आगे जाकर उसके बहुत सारे भाग बना दिए गए हैं। उसका सेक्शन 376 ए है, ए बी है, बी सी डी 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 बी ई ऐसे अनेक विस्तार किए गए हैं। तो कैसे इनको याद कैसे किया जाए, इससे अकल चकरा जाने का मौका बन जाता है। लेकिन अब आगे से एक छोटा सा सूत्र याद रख लीजिएगा। वह शारीरिक संबंध जो उसकी इच्छा के विरुद्ध हो और उसकी सहमति के बिना हो रेप कहलाता है। इसमें दो बातें आ जाती हैं। पहली अगेंस्ट हर विल यानी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध, और दूसरी विदाउट हर कंसेंट यानी कि उसकी सहमति के बिना। कोई भी शारीरिक संबंध जब भी स्त्री के साथ बनेगा और उसे लेकर सवाल अदालतों में या पुलिस में या केसेस में उठाए जाएंगे तो उन सवालों के जवाब केवल इन्हीं दो बातों में मिलेंगे, इच्छा और सहमति। इच्छा और सहमति पुरुष के साथ हैं तो पुरुष को निरपराध देखा जाएगा, और यदि पुरुष के साथ नहीं है तो यह उसके अपराधी होने का सबूत हो जाएगा। यही कसौटी है। लेकिन असली मुश्किल उन हालात में आती है जहां उस वक्त पर तो पुरुष के साथ संबंधों की इच्छा और सहमति दोनों दिखाई जाती हैं, होती भी हैं, लेकिन बाद में दोनों से इनकार कर दिया जाता है और पुरुष के खिलाफ शिकायत देकर केस रजिस्टर करवाया जाता है। कहा जाता है कि मेरे साथ ताकत के आधार पर या धोखे के आधार पर या गुमराह करके संबंध बनाए गए हैं। ऐसी हालत में यह जानने के लिए कि उस दिन कमरे के भीतर क्या हुआ होगा, अदालतें आमतौर से आसपास बिखरे पड़े सबूतों पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वहां ढूंढती हैं कि हालात क्या कह रहे हैं। जहां अदालतों को हालातों के सबूत शिकायत के विरुद्ध मिलते हैं तो वहां उन आरोपियों को अदालतों के द्वारा कुछ रिलीफ दे दिया जाता है। बेल हो बेल मिल जाती है, एंटिसिपेटरी बेल हो तो वह मिल जाती है। केस में क्वॉशिंग की अनुमति भी दे दी जाती है, और जहां तक डिस्चार्ज की बात है तो डिस्चार्ज भी दे दिया जाता है। यह सब अदालतें कर देती हैं। इसे एक उदाहरण के द्वारा देखें। मान लीजिए कि एक महिला की शिकायत है कि पुरुष ने उसे शादी के नाम पर वायदा किया और फिजिकल रिलेशंस बनाए, बाद में शादी नहीं की, अतः इस फिजिकल रिलेशंस को रेप माना जाए। ऐसी भी शिकायत हो सकती है कि पुरुष पर आरोप हो कि उसने महिला को किसी ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया है और फिर रेप कर दिया है, लेकिन सबूत यदि ये हो कि वे अगले दिन भी मिले थे तो शिकायत पर संदेह होता है। ऐसे ही हालातों के सबूत सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहलाते हैं। यही बात अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के रेप केसेस और रेप कंप्लेंट्स को लेकर कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कंप्लेंट कुछ और दिखाती है तथा हालात कुछ और दिखाते हैं तो आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की जरूरत नहीं है। जिस केस में यह कहा गया है उस केस का नाम है अंसार मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, क्रिमिनल अपील नंबर 962 ऑफ 2022। पूरी साइटेशन आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि यदि महिला वर्षों से स्वेच्छापूर्वक पुरुष के साथ रह रही है तो संबंधों की असफलता के आधार पर उन संबंधों को रेप कहकर अब एफआईआर करवाने का क्या आधार हो सकता है? अर्थात कोई आधार नहीं है। इस चैनल पर आप ऐसी ही वीडियोस देख सकते हैं जिनमें कानून पर बिल्कुल नए नजरिए से विचार किया जाता है। फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस, इनके ऊपर हम आपको वास्तविक कोर्ट केसेस में होने वाली वास्तविक कार्रवाई के बारे में बताते हैं। सच्चे कोर्ट केसेस में झूठे गवाहों को कैसे काबू करें यह बताते हैं। कानून की दूसरी प्रक्रियाएं बताते हैं। जो लोग खुद अपने कोर्ट केसेस को स्वयं समझना चाहते हैं उनके लिए यह चैनल बहुत उपयोगी है। जो यंग एडवोकेट कलीग्स कानून को सीखना शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी यह चैनल बहुत प्रेरणादायक और जानकारियां देने वाला है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। एक मामले में महिला एक पुरुष के साथ रिलेशनशिप में थी। यह रिलेशनशिप लंबे समय से चली आ रही थी, तो यदि अब इन दिनों में यह रिलेशनशिप चल नहीं पा रही है तो ऐसे में सेक्शन 376(2) NIPC की एफआईआर दर्ज करवा देने का कोई आधार नहीं हो सकता है। इस रिलेशनशिप में आगे चलकर एक बच्चा भी पैदा हुआ, जबकि हुआ यह था कि यह आरोपी शादी को कर नहीं पाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिकायतकर्ता स्वेच्छा से अपलेंट अपील करता आरोपी इसके साथ रह रही है और रिलेशनशिप में है, अतः अब यदि यह रिलेशनशिप काम नहीं कर पा रही है तो यह सेक्शन 376(2)
2 NIPC में FIR दर्ज करने का आधार नहीं हो सकता है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस निर्णय को निरस्त किया जिसमें अपलेंट के खिलाफ 376(2)N, 377 और 506 IPC में दर्ज किए गए क्रिमिनल केस की एंटीसिपेटरी बेल को खारिज कर दिया गया था। हाई कोर्ट के मतानुसार उस ऑर्डर में कहा गया था कि यह स्पष्ट है कि आरोपी ने शादी के वायदे के आधार पर शिकायतकर्ता के साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए हैं और उन रिलेशंस से एक बच्चा भी पैदा हुआ। अतः आरोप की गंभीरता को देखते हुए यह आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल प्रदान करने के लिए बिल्कुल भी उचित प्रतीत नहीं होता है। यह कहते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने उस आरोपी की एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था। उसी एंटीसिपेटरी बेल के खारिज किए जाने के निर्णय को आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और जिसमें यह सब ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी जा रही थी। जस्टिस गुप्ता ने और जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा, शिकायतकर्ता खुद मानती है कि वह अपलेंट के साथ 4 साल से रिलेशनशिप में रह रही है। जिस समय यह रिलेशनशिप शुरू हुई थी उस समय शिकायतकर्ता 21 वर्ष आयु की थी। वह अपना मत बना सकती थी। इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता खुद की मर्जी से अपलेंट आरोपी के साथ रह रही थी। उसे यह पता था कि वह बिना विवाह के रह रही है। उसे अपने करने वाले काम का पता था कि वह क्या कर रही है। कोर्ट ने कहा, ऐसे में यदि अब रिलेशनशिप ठीक नहीं चल पा रही है तो यह सेक्शन 376(2)N IPC की FIR का आधार नहीं हो सकता है। इस केस का यदि हाई कोर्ट का पूरा ऑर्डर जिसमें उसको एंटीसिपेटरी बेल को निरस्त कर दिया गया था उसको पढ़ा जाए तो उसमें आरोपी ने कहा था कि उसे इस मामले में झूठा फंसा दिया गया है और शिकायत में झूठे तथ्यों को लिखा गया है। शिकायतकर्ता खुद एक विवाहित महिला है, अतः आरोपी के द्वारा विवाह के वायदे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आरोपी का कहना था कि शिकायतकर्ता एक सरकारी नौकरी भी कर रही है और यह मामला एक रंजिश के तहत ही दाखिल किया गया था। चलिए, यह तो हो गया कि आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मिल गई, वह मिठाई लेकर अपने घर पहुंचा होगा और जीत की खुशियां मनाई होंगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है और वह सवाल यह है कि यदि अनेक फैसलों में सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रेखांकित कर चुका है। हम देखते हैं उदय वर्सेस स्टेट से जो 2003 में आया था, उसके बाद पॉपुलर मुथैया और स्टेट ये 2006 में आया था। दीपक गुलाटी और स्टेट ऑफ हरियाणा, इनका फैसला 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। डॉक्टर ध्रुवराम मुरलीधर सोनार और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 2019 में फैसला आया था। प्रमोद सूर्यभान पवार और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को भी 2019 में कहा गया था। तो यदि इन फैसलों के बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उसके बाद भी इन फैसलों की आवाज हाई कोर्ट्स के कानों तक नहीं पहुंच पाती है, वे क्यों सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की हुक्म अदूली करते हैं? यदि हाई कोर्ट्स की यह हालत है तो सामान्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स में कानून का क्या आलम होगा, इसकी कल्पना करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। एक सामान्य आरोपी को जिसके पास धन और सिफारिश नहीं होते, वह किसी तरह अपने वकील को फीस देकर अपना काम चलाता रहता है, उसका ये लोग झूठे आरोप लगने के बावजूद भी क्या हाल करते रहते होंगे, यह रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। क्रिमिनल केस के इस पक्ष पर स्वयं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ध्यान दिए जाने की बहुत आवश्यकता है, वरना ये छोटी अदालतें या ये हाई कोर्ट्स अपनी स्वच्छंद रूप से कुछ भी कहते रहेंगे और आरोपियों को ठेस पहुंचाते रहेंगे बिना इस बात पर ध्यान दिए कि उन्हें तो एक झूठे केस में फंसा दिया गया है। शिकायतकर्ता ने कानून के प्रावधानों का गैर जरूरी इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस को बनवा दिया है। हमने इंडियन लीगल सिस्टम की तरफ से डिस्टेंस एडवोकेसी का आविष्कार किया है और उसका विकास किया है। हम दिल्ली के अपने ऑफिस से आपकी ये सब कानूनी समस्याएं हल कर सकते हैं जो आपके पास स्थित कोई एडवोकेट करते हैं। हम आपको कानूनी विसंगतियों और सूचना के अभाव से भी बचाते हैं और पूरी बात आपके सामने स्पष्ट करते हैं जो कि आपके निकट के एडवोकेट शायद नहीं कर पाते हैं। हमने भारत के कोने कोने से एडवोकेट्स को अपने साथ जोड़ा है, उनको कानूनी समस्याओं के हल और जरूरी लीगल सपोर्ट भी अपने पास से भेजा है। यंग एडवोकेट कलीग्स के लिए दिल्ली से ही क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके उनके जीतने की राह को आसान बनाया है।
हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर सभी जरूरी जानकारियां अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं और झूठे आरोपों से बचने के रास्ते तलाश कर सकते हैं। झूठे आरोपों में चाहे वे शादी के झूठे आरोप हों या रेप और छेड़छाड़ के आरोप हों, उन्होंने बहुत निर्दोष लोगों के जीवन नष्ट किए हैं। हमारा संघर्ष इन्हीं फॉल्स एलिगेशंस और फॉल्स केसेस के खिलाफ है। अब हम नए एडवोकेट्स की एक समर्पित टीम खड़ी करना चाहते हैं जो यंग एडवोकेट्स दिल्ली की अदालतों में काम करते हों या कर सकते हों या करना चाहते हों। वे हमें अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। हम उनको शॉर्टलिस्ट करके दिल्ली की अदालतों में केस को पेश करने के लिए चुन सकते हैं और अपने केसेस में उनको भेज सकते हैं। रिज्यूमे भेजने के लिए हमारा ईमेल है jobsinils@gmail.com, जो सामने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। यह हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होता है। हमसे व्हाट्सएप कॉल द्वारा संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मिलने का अपॉइंटमेंट फिक्स करें। इस चैनल की सब वीडियोस को देखें। झूठे आरोपों के खिलाफ हर वीडियो में कोई न कोई सूत्र आपको अवश्य मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि महत्वपूर्ण वीडियोस मिस ना हो जाएं। आपसे अगली वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।